नमस्कार साथियों, बहुजन वाणी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य विषय हैं अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल, गोदी मीडिया की चापलूसी, भक्तों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना तथा तबलीगी जमात को गाली देने वाले खुद हुए कोरोना का शिकार। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का किस तरीके से खस्ता हाल हो रहा है। जीडीपी अपनी पूरी चरम से गिर रही है। और जैसा कि बाबा रामदेव भी कहते थे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 40 रुपये प्रति डॉलर का 1 रुपया हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इस समय क्या हाल अर्थव्यवस्था का हो रहा है। लेकिन इस पर भी गोदी मीडिया की चापलूसी करना एक तरीके से, अगर आप देखें, अगर आप देश की समस्याओं को छुपाते हैं, अगर देश की अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल को आप छुपाने की कोशिश करेंगे, देखिए बीमारियों का इलाज कभी भी छुपकर नहीं होता। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी छुपाते हैं तो आपका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इसी प्रकार से गोदी मीडिया ने जो रवैया दिखाया है कि हमेशा देश की कमजोरियों, जो जिस तरीके से देश की हालत ख़राब ये सरकार कर रही है, उसको छुपाने से समस्याएं और बढ़ती हैं। जो मीडिया काम कर रहा है वो बीमारी को छुपाने का कर रहा है, उसके इलाज का काम नहीं कर रहा है। अगर कोई आपकी कमी बताता है, अगर कोई आपकी सच्ची आलोचना करता है, तो वो उन चापलूसों से अच्छा होता है जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। लेकिन इसको प्रधानमंत्री जी नहीं समझते। प्रधानमंत्री जी को इससे कोई सरोकार भी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी चापलूसी करना चाहते हैं, अपने पसंदीदा चैनलों को इंटरव्यू देते हैं और निकल जाते हैं। किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग वो नहीं करते हैं। और किस तरीके से अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल है, इस पर अगर देखें तो गोदी मीडिया ने देखिए क्या कहा है। गोदी मीडिया के चैनल आज तक ने ये कहा है कि सर्वे में देश की इकोनॉमी पर सवाल पूछे गए, 70% से ज़्यादा लोग सरकार से खुश हैं। अब बताइए कि 70% से ज़्यादा लोग कैसे खुश हो सकते हैं। अब ये सर्वे किन लोगों पर किया गया, किस तरीके से किया गया, इसकी कोई क्या गारंटी दे सकता है। अब 70% लोगों में से कितने लोग हो सकते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी एक न्यूज़ चैनल में गए तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी, जो टीवी चैनल का प्रवक्ता था, जो एंकर था, उसने योगेंद्र यादव जी से कहा कि देखिए आरक्षण के खिलाफ कितने लोग हैं ऑडियंस में से, आप हाथ उठा दीजिए। तो वहाँ के अधिकांश लोगों ने हाथ उठा दिए, 4-5 लोगों ने नहीं उठाए, बाकी सभी ने, जहाँ ऑडियंस बैठी हुई थी। फिर योगेंद्र यादव जी ने सवाल पूछा कि इस ऑडियंस में कितने लोग SC ST OBC हैं, तो मुश्किल से 2-4 हाथ खड़े हुए या बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। तो यही हाल है कि ये सर्वे किस तरीके से करते हैं। जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, ये सर्वे केवल उन्हीं लोगों का करते हैं जो सरकार की कुछ पिछलग्गू होते हैं और सरकार की तारीफ़ें करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया की चापलूसी करने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि देश की कमियां जो हैं वो उजागर होंगी तो उनका इलाज होगा। अगर कमियां ही छुपाई जाएंगी, अगर बीमारियां ही इलाज, अगर ज़ख्म को छुपाया जाएगा, ज़ख्म का इलाज नहीं किया जाएगा, तो जख्म एक तरीके से नासूर बन जाएगा। और ये नासूर देश को ये सरकार बना देना चाहती है। क्योंकि देखिए कि दुनिया और देश की हर रेटिंग एजेंसी ने ये कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था इस वर्ष अपने पूरे 70 साल के अतीत में सबसे निचले स्तर पर ऋणात्मक होने जा रही है। रिजर्व बैंक तक ने एक हद तक यह सच कबूल कर लिया है, पर एक समाचार समूह के सर्वेक्षण में पाया गया है कि देश की 72% आबादी ऐसा नहीं सोचती। उनके अनुसार मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। अब इसके दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो ये सर्वेक्षण पूरी तरह से जाली है, ये देश की जनता के दिमाग में राज सत्ता जाली डालने में कामयाब हो चुकी है। देखिए इसमें पहला जो रीज़न है वो मुझे लगता है कि पहला रीज़न कि सर्वेक्षण पूरी तरीके से, ये एक तरीके से जाली सर्वेक्षण मैं इसे कहूँगा। और अर्थव्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था तो काफ़ी समय से अर्थव्यवस्था का हाल जो है वो ख़राब था एक तरीके से, और कोरोना में तो एकदम बुरी तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ गई। लेकिन इस पर भी अगर 70% लोग ये कहते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके की यहाँ पर, किस तरीके का, अरे जब चुनाव में घोटाला हो सकता है तो ये तो एक न्यूज़ चैनल, प्राइवेट न्यूज़ चैनल का सर्वे है, इसके 70% लोग कैसे सच हो सकते हैं, आप खुद सोचिए ये। और देखिए कि भक्तों ने पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। ये आपको एक वीडियो में देखिए मैं दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इन अंधभक्तों को कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है,
कोई भी ये नहीं कह रहा कि तबलीगी जमात को तो देखिए किस तरीके से इन्होंने, और देखिए कि टेस्टिंग भी इंडिया में अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। अभी तक केवल 2 करोड़ लोगों की टेस्टिंग ही हो पाई है, जिसमें से 20 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 2 करोड़ की आबादी देश का 1% भी नहीं होती। आप समझ सकते हैं, सवा 1% होगी 2 करोड़ की जो आबादी है। तो इस तरीके से भक्त जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाने में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि तबलीगी जमात के नाम पर इन भक्तों पर तंज किया गया है कि तबलीगी जमात सचमुच इसी के योग्य है। जैसा हमारे हरिओम कश्यप, जनाना मर्दाना जी, चौपहिया जी, अजीत शर्मा जी बताया करते हैं, कोरोना की बीमारी फैली हुई है, उस पर भी ये अंधभक्त जो है प्रभु मन की बात कहकर इस तरीके से मजलिस लगाए हुए हैं। ये एक तरीके से क्या ये देशद्रोही नहीं है जो ना मास्क लगा रखा है ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? अरे तबलीगी जमात को आपने इतना दोष दिया, अब आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग की इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो ये आप क्या देशद्रोही नहीं हुए? और कोई अगर एक मुसलमान अगर कोई करता है तो पूरे सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह देते हो। अगर एक ब्राह्मण इस तरीके से करता है और किडनी बेचने के उसमें, तो फिर सारे ब्राह्मणों को क्यों नहीं कहते हो? अब यहाँ पर देखिए कि छद्म राष्ट्रवाद किस तरीके से किया जा रहा है कि चीन के बहिष्कार के देशव्यापी अभियान के बीच भारत ने चीनी कंपनी से खरीदी हैं कोरोना की जांच किट्स। ये बड़ी हैरानी की बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि जहाँ एक और सरकार ये दिखा रही है कि उसने 59 चीनी ऐप्स को जो है बैन करके और बहुत बड़ा एक राष्ट्रवाद को एक तरीके से पुख्ता किया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीन से ही जो है वो खरीदी जा रही हैं जांच किट्स। अब मैं अंधभक्तों से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि अरे अंधभक्तों, क्या तुम इन किट्स से इलाज कराओगे अपना? क्या राष्ट्रवाद की जो परिभाषा गढ़ी है तुम्हारे मुखिया ने, क्या उसको तुम तोड़ दोगे इन किट्स से जांच करा के? ये एक अपने आप में एक दिलचस्प है, क्योंकि ये ICMR जो एक संस्था है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, को कुछ किट्स खरीदने थे कोरोना की जांच टेस्टिंग के लिए। 33 लाख कोविड जांच किट्स के लिए टेंडर निकाला गया, इसमें से 13,10,000 जांच की किट्स चीन की कंपनी से खरीद ली गई, जिस तरीके से इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो यही मैं पूछना चाहूँगा कि क्या भक्तों अब तुम अपनी इन किट्स से जांच करवाओगे या नहीं करवाओगे? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ ड्रामा चल रहा है और पीछे पीछे अंदर खाने किस तरीके से यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की हवा निकाली जा रही है खुद सरकार के द्वारा ही, और दूसरी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये है वो है इस तरीके से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप छद्म राष्ट्रवाद का ड्रामा तो ना कीजिए, आप देश की जो कमज़ोरियां हैं उन पर कार्य करिए, ना कि आप ड्रामा कीजिए। ड्रामा करके आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, आपने सत्ता पा ली, लेकिन बार बार सत्ता पाकर भी अगर आप देश के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, आपको 10 साल का आपको राज मिल गया एक तरीके से, 6 साल तो पूर्ण हो ही गए, 7वां साल लग गया है, तो आपने इन 7 सालों में कभी भी देश के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया, केवल आप चुनाव जीतने में लगे रहे। तो क्या इसी तरह का सिस्टम आप चाहते हैं? आप एक पार्टी बनकर पूरे देश में राज करना चाहते हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस को मुक्त कर देना चाहते हैं? तो क्या एक पार्टी के नाम पर तानाशाही करके लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं? जिस तरीके की आपकी सोच है, ये सोच आपकी बहुत ही भारत को एक बर्बादी के स्तर पर ले जाके छोड़ रही है, जिसमें ना किसी को एक रूपता आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लोगों पर, और ये एक रूपता। और आप देखिए हथियार खरीद कर, दूसरे देशों से हथियार खरीद कर जश्न मनाते हैं, ये बड़े कमाल रोचक बात है। अरे आप खुद तो हथियार बना नहीं रहे, दूसरे देशों से पैसे अपने खर्च करके उनसे हथियार खरीदने में, इसमें आपकी क्या वाहवाही हो गई? ये तो उस देश की वाहवाही हुई, जबकि वो देश इतना जश्न नहीं मना रहा, फ्रांस, जितना आप जो है केवल 5 रफाल विमान। अरे सेना की डिमांड तो 150 रफाल विमान की थी, 38 रफाल विमान का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे क्या होगा? क्या चीन कांपेगा? अब चीन भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ने जाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट से हटाई चीनी घुसपैठ की बात। अब देखिए कि चीनी घुसपैठ की बात पक्की थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि भले ही चीनी घुसपैठ से इनकार करते हुए उन्होंने कहा ना कोई घुसा ना कोई घुसा है, रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घुसपैठ की बात मान ली, लेकिन फिर जब विवाद हुआ तो जानकारी हटा ली। तो ये किस तरीके का मजाक है? और देखिए CAG जो इतनी अच्छी संस्था मानी जाती थी, स्वायत्त संस्था, सरकार से पूरी तरीके से मुक्त रहती थी, अब CAG का भी ये लग रहा है कि CAG में भी जिस तरीके से रिपोर्ट जो है डिले कर दी गई, 90 दिन डिले कर दी गई, तो ये अब CAG पे भी हमें मतलब संदेह कर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि CAG भी सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं
कि गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ के करने की बात जो है रक्षा मंत्रालय ने कही थी। और देखिए सरकार का दबाव हो गया, कुछ भी होगा, कि वेबसाइट से जानकारी हटा ली। और आरटीआई को भी देखिए इन लोगों ने किस तरीके से कमज़ोर किया है। देखिए सारे काम किस तरीके से किए हैं। सीएनआरसी तानाशाही वाला है, आरटीआई का फैसला तानाशाही वाला है, जो भी कार्य किए हैं सरकार ने तानाशाही वाले ही किए हैं, आपको खुद समझना चाहिए। और ये देखिए कि बीजेपी के जो हैं यहाँ पर दिलीप घोष जो है वो क्या कह रहे हैं कि मंदिर बनाना ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अस्पताल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो अपने अंदर खाने जो वो बात कहते हैं, बाहर अपने मुंह से जो बात कहते हैं वो केवल एक दिखाने के लिए होती है, अंदर ही अंदर वो भी आरएसएस के दबाव में रहते हैं। और आरएसएस की कल्चर है, देखिए आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी तो चलेगी नहीं। जब आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब भूमि पूजन हो रहा था तो उनसे ऊंचा स्थान दिया गया था मोहन भागवत को, उसके बाद प्रधानमंत्री का थोड़ा सा नीचा जो एक बैठने का जो स्थान बनाया गया था, जिस तरह जैसे एक चौकी सी आप कह सकते हैं, वो मोहन भागवत जी से वो नीचे स्थान पर थी और मोहन भागवत का ऊंचा स्थान था। और प्रधानमंत्री जी और देखिए राष्ट्रपति जी देश के दलित हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया इस पूजा में। तो मंदिर कल्चर मोर इम्पोर्टेंट देन हॉस्पिटल कल्चर, दिलीप घोष और अयोध्या टेम्पल। मंदिर बनाना अस्पताल बनाने से ज़्यादा जरूरी है। और ये डंके की चोट पर कहते हैं, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन्हें जान पहचान लीजिए। तो अगर बंगाल में सरकार बनती है तो ये बंगाल के मेन लीडर हैं, तो ये बनेंगे तो किस तरह की सोच वहाँ पर ये थोपेंगे, आप खुद ही इनके इस बयान से आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मंदिर को ये। तो ये देखिए कि हमारे देश में देखिए अस्पताल बनेंगे तो बहुजनों के हित में बनेंगे, स्कूल बनेंगे तो बहुजनों के हित में बनेंगे, लेकिन ये सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं तो बहुजनों का हित भला कैसे होगा? क्या एक पार्टी के चुनाव जीतने से या मंदिर बनाने से बहुजनों का हित होगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था के गिरने से बहुजनों का हित होगा? क्या हथियार खरीदने से, सारा पैसा हथियार खरीदने में ही लगा देंगे, शिक्षा में पैसा नहीं लगाएंगे, तो क्या उससे बहुजनों का हित होगा? ये प्रश्न आप खुद विचार कीजिए और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य कीजिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या देश की ये सत्ता ही है। अब ये सत्ता निरंकुश होती जा रही है क्योंकि इसके पास प्रचंड बहुमत है। अब जो कुछ भी करेगी ये अपने मन से सब कुछ आप पर थोपती चली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से मुद्दे इस देश के हैं, एक तरीके से भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल हवा ही निकाल दी। अब यहाँ पर ये देखिए कि कोरोना पर तबलीगी जमात को कोसने वाले जो एक हैं, ये हिंदू वाहिनी के जमाती पकड़े, हिंदू वाहिनी के जो ये एक लीडर हैं, ये इनका पूरा परिवार ही देखिए, इनके पूरे परिवार का निधन हो गया है कोरोना के चलते। और ये तबलीगी जमात पर मजाक, तबलीगी जमात को ये दोष दे रहे थे, इनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के बस्ती जिला प्रभारी रहे अज्जू हिंदुस्तानी, उनकी बहन के बाद मंगलवार को मां का भी निधन हो गया। देखिए पूरा परिवार ही उनका। अब आप क्या कहेंगे? एक तरीके से पहले ये कोरोना के लिए तबलीगी जमात को कोस रहे थे, अब ये किसको, अब इन्होंने संक्रमण फैलाया, कितने लोगों को इन्होंने मरवाया, ये आप देख सकते हैं। तो उनकी माँ और बहन का भी निधन हो गया, वह भी कोविड-19 से पीड़ित थी। पिछले 6 दिनों से इनका इलाज बस्ती के मेडिकल कॉलेज के ओपी चिकित्सालय कैली में चल रहा था। 19 जुलाई को पीजीआई में टेस्ट के बाद पता चला कि हिंदू युवा प्रभारी अज्जू हिंदुस्तानी कोरोना से पीड़ित है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इतना तबलीगी जमात को कोसने का इन्होंने जो है, कोरोना की बीमारी का मजाक करने या राजनीति करने के लिए नहीं है। तबलीगी जमात पर ठीकरा फोड़ने वाले जी न्यूज़ समेत तमाम चैनलों के तमाम कर्मचारियों पत्रकारों को कोरोना प्रभावित होने पर हांफते कांपते पाया गया। ये देखिए कि जहाँ पर ये लोग जो है कोस रहे थे तबलीगी जमात को, वहाँ पर ये चैनलों के लोग खुद ही जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इतने कर्मचारी, इतने पत्रकार, और फिर एक तरीके से ये जो है इनकी हवा निकल गई क्योंकि खुद दूसरों को कोसने वाले खुद ही संक्रमण फैला रहे थे और खुद ही एक दूसरे को पॉजिटिव कर रहे थे। अब हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता खुद इसके शिकार हुए, जो शुरुआती महीनों में जमात के लोगों को गिरफ्तार करवाने पर 11,000 रुपये के इनाम में इकराम बांट रहे थे। मतलब जमात के लोगों को, किसी भी मुसलमान को पकड़ा और जमाती का टैग लगाया, ये तो हम पहले भी देखते रहे हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं अज्जू, हिंदू युवा वाहिनी के नेता की मां, बहन और खुद कोरोना
की महामारी के चलते निधन हो गया। उनके देखिए पूरा परिवार एक तरीके से, पूरी फैमिली एक तरीके से इनकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से जो मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दे यही हैं कि किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, और यहाँ पर एक तरीके से भक्तों को पूरी छूट है, और जबकि कोई दूसरा कुछ भी कार्य करे तो उसका, अब देखिए कि राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, अब कोरोना वायरस आत्महत्या कर लेगा, अब आप मास्क लगाना छोड़ सकते हैं, प्रभु राम रक्षा करेंगे, ये एक तंज किया गया है। देखिए ये एक तंज अपने आप में बहुत एक गहरी बात कहता है कि देखिए कि शिलान्यास हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरीके से शिलान्यास भी कर दिया, तो क्या अब हमारी कोरोना से रक्षा हो जाएगी क्या? अब देखिए कि अस्पतालों की हालत बिल्कुल खस्ता है, अस्पतालों में किस तरीके से गाय घुस रही है, पानी भरा जा रहा है, अस्पतालों में लोगों का कहना है कि कोरोना की उनकी जांच ठीक से नहीं हो पा रही है, उनके रिश्तेदारों को ठीक से देखभाल ही नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों से ये सवाल बनता है कि आपने थाली क्या ठीक से बजाई थी? अब लोग कह सकते हैं कि हाँ जी ताली तो हमने बजाई थी, तो थाली की कंपनी में कुछ जो है दोष रहा होगा कि जिस तरीके से उनके थाली बजाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मंदिर का शिलान्यास होने से क्या समस्याएं हल होंगी? और मंदिर में जो जश्न मनाया जा रहा था, किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? भारत की किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा था? केवल मंदिर बनाना आज क्या पूरी प्राथमिकता, सारा केंद्र बिंदु मंदिर ही बन के रह गया है, और मंदिर के लिए इतना जश्न, मतलब कोरोना के माहौल में इतना जश्न आपने मना लिया, और क्या भगवान रक्षा करेंगे? अरे भगवान को तो खुद आप सैनिटाइज कर रहे थे, उन पे जो है सैनिटाइजर छिड़क रहे थे, उनमें मास्क लगा रहे थे, कभी भगवान बीमार हो जा रहे थे। तो भगवान बीमार हो रहे हैं तो भगवान आपकी रक्षा कैसे करेंगे? अपने भगवान की तो आप रक्षा कर रहे हैं, आप उनका इलाज करवा रहे हैं, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि इनसे जो मुद्दे हैं किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, किस तरीके से जो है मेन मुद्दों पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है। इस समय सबसे ज़रूरी चीज़, इस समय अगर कुछ है, देखिए स्कूल तो खुल नहीं सकते क्योंकि महामारी का बच्चे जमा नहीं हो सकते। इस समय की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अस्पताल, और अस्पताल की व्यवस्था की पोल खुलती जा रही है। प्राइवेट अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे हैं लोगों को, 28 लाख का बिल बना के दे रहे हैं, लोग भर नहीं पा रहे हैं उसको। मेदांता में अमित शाह भर्ती होते हैं, और वही मेदांता अस्पताल है, खुद का इलाज करा रहे हैं देखिए मेदांता में। और किस तरीके से सरकारी अस्पतालों की हालत इन्होंने खस्ता कर दी है। सरकारी अस्पताल में तो जो डॉक्टर या कर्मचारी हैं वो अपने स्तर पर ही सारा कुछ संभालते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि कफील खान जी जब बीआरडी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मामला आया था, तो कफील खान ने सब कुछ अपने स्तर पे संभाल लिया, लेकिन हालत खस्ता थी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी, और बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। ये तो खैर एक महामारी छोटी सी वहाँ पर थी जो बच्चों को निशाना बना रही थी, लेकिन आज पूरे देश में जिस तरीके से संक्रमण फैला है, और जिस तरीके की पूरी एक तरीके से अस्पतालों की पोल, यहाँ पर अस्पतालों का जो सिस्टम है वो कितना इन्होंने लचर बना दिया था, कितना इन्होंने तबाह किया सरकारी अस्पतालों को, ये देखने में आ चुका है। तो अब आपसे यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने मेन मुद्दों की तरफ लौटिए। केवल मंदिर बनाने से खुश होने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह की स्थिति है, बहुजनों को ये समझना होगा। देखिए बहुजन जितने भी हैं इस देश की सत्ता को बहुजन बना सकते हैं, बहुजन ही बिगाड़ सकते हैं, और बहुजनों ने ही, माफ़ कीजिएगा कहना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुजनों ने ही सत्ता को बिगाड़ा है अपने स्तर पर, एक ऐसे व्यक्ति को चुन के जो पूरी तरीके से हिटलर शाही दिखाना चाह रहा है। पूरी तरीके से हिटलर शाही, देखिए एक पूरा तंत्र है, एक व्यक्ति का तंत्र नहीं है, ये एक आरएसएस से संबद्ध प्रधानमंत्री हैं, और आरएसएस की नीति एक तरीके से हिटलर शाही की ही रही है। आरएसएस का आप इतिहास जान सकते हैं। आरएसएस खुद कहता था कि बहुसंख्यक लोगों के लिए कभी काम नहीं करना, जितना भी काम करना कुछ छोटे मोटे, कुछ गिने चुने जो लोग हैं, कुछ उद्योगपतियों को ही मजबूत करना है। अडानी का देखिए एक तरीके से अडानी को सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट से हर बार क्लीन चिट मिल जाती है। ये 17वीं बार शायद है कि अडानी को क्लीन चिट मिली है। और कुछ उद्योगपतियों को मजबूत करके कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उद्योगपति देखिए जनता से पैसा चूसते हैं। उद्योगपतियों की मोनोपोली जब होती है तो वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि आपको तय करना होगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। बाकी अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप जो है वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आपसे मैं इसी तरीके से रूबरू होता रहूँगा। धन्यवाद।